स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। तो आज हम लोग करने वाले हैं सिविक्स का लेसन 2, ओके, जिसका नाम है फेडरलिज्म या फेडरल सिस्टम। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं इस चैप्टर के बारे में 2 मिनट आपका समय लूँगा, बताऊँगा क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, कितने लिस्ट होते हैं। ठीक है, ये फेडरल सिस्टम हम क्या है, इसका मतलब क्या है। देखिए, मैं आपको अलग से पेज लेके बता रहा हूँ। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसको संविधान भी बोलते हैं, जब बना देखिए, संविधान बना 26 नवंबर 1949। ठीक है, बना है 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। बना है 26 नवंबर 1949 और लागू हुआ है 26 जनवरी 1950। अब यहाँ एक बात आता है कि जब संविधान बना हमारा, तो हमारे देश में जो व्यवस्था है वह कैसा होगा, राज्य सरकार का होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, या कैसा होगा। तब हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया से एक चीज़ अपनाया जिसको बोलते हैं फेडरल सिस्टम, या जो आपका चैप्टर है फेडरलिज्म। ठीक है, वो किस देश से हमने अपनाया है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, इसी प्रकार डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व बोलते हैं, वो आयरलैंड से हम लोगों ने लिया है। ठीक है, उसी तरफ मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज भी जो हम लोग अलग अलग देशों से अपने संविधान में ऐड किए हैं। अब यहाँ एक और बात आता है कि फेडरल सिस्टम अब हम लोग ले लिए, इसमें 3 लिस्ट होते हैं, ध्यान से समझिएगा। पहला यूनियन, दूसरा स्टेट और तीसरा कॉन्करेंट। ठीक है, अब यूनियन मतलब संघ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट मतलब राज्य, राज्य सरकार, और कॉन्करेंट इसका मतलब पहले हम ऊपर वाले दोनों को बता देंगे, उसके बाद बताएंगे। देखिए, यूनियन लिस्ट में जो आइटम है, या यूनियन में सबसे पहले मैं आपको बता दूं 97 आइटम्स हैं। अभी वर्तमान के हिसाब से अगर देखा जाए तो 97 आइटम्स इसमें ऐड हैं। स्टेट में है 61 आइटम्स और कंकरेंट लिस्ट में शामिल है 52। ओके, आइटम्स अगर पूछे कि हाउ मेनी आइटम्स इन यूनियन लिस्ट, तो आपको लिखना है 97। हाउ मेनी आइटम्स आर एडेड इन स्टेट लिस्ट, तो 61। एंड हाउ मेनी आइटम्स आर एडेड इन कंकरेंट लिस्ट, 52। ठीक है, एक एक नंबर वाला तो यहाँ से भी हो गया। अब यूनियन गवर्नमेंट जो है वो बनाता है केंद्र सरकार, जिसे बोलते हैं। इस पे जो कानून बनाने का अधिकार है किसको है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। किसको है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। यूनियन लिस्ट पे जितने भी आइटम्स हैं जो मैंने यहाँ पे बताया 97, इस पे कानून बनाने का मतलब लॉ बनाने का अधिकार किसको है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, स्टेट वाले लिस्ट में मैंने कितना बताया था? 61। देखिए यहाँ पे 61 है, तो 61 इसमें आइटम शामिल है। तो स्टेट वाले आइटम्स में कानून बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को होता है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट। अब मान लीजिए कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो राज्य के अंतर्गत भी आते हैं और केंद्र के अंतर्गत, मतलब स्टेट वाला गवर्नमेंट भी के अंडर भी है और यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो उसको बोलते हैं कॉन्करेंट। कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें थे शामिल 52 आइटम्स। अब क्या होता है कि कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिस पे केंद्र और राज्य दोनों मिलकर, ठीक है, दोज लिस्ट विच इंक्लूड इन 52, इस 52 लिस्ट में जितने 52 आइटम्स जो शामिल हैं उस पर लॉ बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र और सरकार दोनों का है। ठीक है, अब यहाँ एक बात आता है कि मान लीजिए, मैं जानबूझ के समझा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कोई चीज़ है, मान लीजिए ये जम्मू कश्मीर है। ठीक है, इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहता है कि हम अपना कानून बनाएं और स्टेट चाहता है कि हम अपना कानून बनाएं, तो दोनों कानून बना दिया। अब लागू किसका होगा?
सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे आता है कि केंद्र सरकार बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हम भी कानून बनाएंगे और स्टेट बोल रहा है कि हम भी कानून बनाएंगे। ठीक है, जम्मू कश्मीर मैंने एक उदाहरण के तौर पे लिया है। तो लागू किसका होगा? तो कभी भी ऐसी परिस्थिति में, ठीक है, केंद्र का ही मान्य होता है। ठीक है, फिर से ध्यान से सुनिएगा, ऐसी परिस्थिति में केंद्र सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ ही मान्य होता है और इसका देखरेख सुप्रीम कोर्ट के अंडर होता है। अगर कोई राज्य और केंद्र में विवाद हो जाए तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक जो भी चीज़ मैंने बताया आप एक दो बार सुन लीजिए, आपका कम से कम 10 MCQ तो यहीं पे तैयार हो गया। अब मैं 30 MCQ अलग से आपको कराऊंगा। तो आते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं जैसे पीछे बताया, यहाँ पे भी जब आएगा तो मैं क्वेश्चन को समझाते हुए ही आगे बढ़ूंगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, द नंबर ऑफ सीट रिजर्व फॉर वुमेन इन द पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज इज। मतलब सीट कितना रिजर्व होता है महिलाओं के लिए पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी में। ठीक है, म्यूनिसिपल कमेटी को ही मिला के म्यूनिसिपैलिटीज बोला जाता है। ऑप्शन ए 1/4, बी 1/3, सी हाफ या डी 1/5। तो आप लोग मन में गेस करते हुए क्वेश्चन को चलिए और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1/3। ओके, ये सीट रिजर्व होता है महिलाओं के लिए कहाँ? ग्राम पंचायत में, पंचायत ग्राम पंचायत वहीं, और म्यूनिसिपैलिटीज में। नेक्स्ट, होल्डिंग टुगेदर। ठीक है, फेडरेशन आर नॉट फाउंड इन। मतलब जो होल्डिंग फेडरेशन है वो कहाँ फाउंड नहीं किया जाता है, कहाँ फाउंड नहीं है, नॉट फाउंड इन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो नॉट फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में किस तरह का है? तो फेडरल सिस्टम है, अभी मैंने पीछे बताया। नेक्स्ट, सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कम्स इन द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट या रेसिड्यूरी लिस्ट। जो कंप्यूटर विषय है वह किस सूची में शामिल है? संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची, या ऑप्शन डी रेसिड्यूरी लिस्ट। तो इसका सही जवाब है रेसिड्यूरी लिस्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट हैज़ बीन गिवन स्पेशल स्टेटस। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन अब आएगा नहीं, निश्चिंत रहिए, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए आप लोग रखिए कि एक हमारे संविधान में एक ऐसा राज्य था जो अपना खुद का संविधान बनाता था, जो अब हमारे मोदी जी ने इसको भारत के राज्य का दर्जा दे दिया है, वो है जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ शेड्यूल्स लैंग्वेज इन इंडिया। भारत में कहने का क्वेश्चन का यही मतलब है कि कितने ऐसे लैंग्वेज हैं, भाषा हैं, जिसको संविधान में अधिकार दिया गया है। तो भारत में जो भाषा मान्य है वो है 22। ठीक है, नेक्स्ट, विच एमंग द फ्लोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। मतलब कौन ऐसा एग्जाम्पल है जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन फॉलो करता है? इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम, इंडिया, यूएसए एंड स्पेन, यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, या बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट, इंडिया फेडरल सिस्टम, द स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू लेजिस्लेट ऑन ऑल दो सब्जेक्ट विच आर इंक्लूडेड इन द। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पूछा है तो ध्यान से समझिएगा। जहाँ स्टेट गवर्नमेंट दे दिया तो वहाँ कानून कौन बनाएगा? तो स्टेट लिस्ट। क्लियर है, यूनियन होगा नहीं, क्योंकि यूनियन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा होता तो आप यूनियन लगा सकते थे, बट यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया है, मेंशन कर दिया है कि द स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास कौन सा पावर होता है? तो स्टेट लिस्ट जो है उसको बनाने का, उस पर कानून लगाने का। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिवाइड पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इन 3 लिस्ट।
divide power between center and state in two list the power of state and left the undefined power of the state. ये ऑप्शन डी, specified the powers of the state and left the residuary. तो मैंने अभी बताया कि पावर जो बटा है बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, केंद्र और राज्य के बीच में बटा है, जिसमें 3 लिस्ट शामिल हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन. इन केस ऑफ ए क्लैश बिटवीन द लॉ मेड बाय द सेंटर एंड द स्टेट ऑन ए सब्जेक्ट इन कंकरेंट लिस्ट, ऑप्शन ए द स्टेट लॉ प्रिवेल, B the central law prevail, C both the law prevail within their respective judiciary यहाँ होना चाहिए jurisdiction, या D the Supreme Court has to intervene to decide. तो मैंने बताया कि अगर कभी विवाद हो जाए तो किसका कानून मान्य होता है, केंद्र का या राज्य का? तो केंद्र का, द सेंट्रल लॉ प्रिवेल. ठीक है, आगे बात समझ में. क्यों मैं किसी चैप्टर को पढ़ाने से पहले, एमसीक्यू करवाने से पहले उसके बारे में बताता हूँ, और जहाँ तक संभव होता है मैं क्वेश्चन में भी डिस्कस करते हुए चलता हूँ. तो देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा. वैसे मैं स्टार्टिंग में बहुत ऐसे आपको चैनल मिलेंगे जो कहेंगे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए. मैं नहीं कहता, क्योंकि अगर लड़कों को अच्छा लगेगा तो वो ऑलरेडी करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट नोन एज? विलेज पंचायत, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड या डी जिला परिषद. तो थर्ड टियर को बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. नेक्स्ट. विच पीरियड से द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी इन मेनी स्टेट ऑफ द कंट्री. विच पीरियड मतलब किस समय में पॉलिटिकल पार्टी इन मेनी स्टेट ऑफ द कंट्री राइज हुआ? तो कब हुआ? 1990 वाले पीरियड में. नेक्स्ट. विच लैंग्वेज इज रिकॉग्नाइज्ड एज द नेशनल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ये जब सवाल जो है आने का चांस बहुत ज़्यादा है. क्यों? क्योंकि सभी लोगों को लगता है कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है या हिंदी नेशनल लैंग्वेज है, जो गलत है. हिंदी इज़ नॉट आवर नेशनल लैंग्वेज, इट इज़ आवर ऑफिशियल लैंग्वेज. क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा. विच इज रिकॉग्नाइज्ड एज द नेशनल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब किसको नेशनल लैंग्वेज का दर्जा हमारा संविधान दिया है? तो किसी को नहीं दिया है. तो हिंदी क्या है? हिंदी इज ऑफिशियल लैंग्वेज, याद रखिएगा. नेक्स्ट. और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पूरे इंडिया में मात्र 40% ही हिंदी बोले जाते हैं. साउथ में चले जाइएगा तो बहुत कम लोगों को हिंदी बोलना आता है. तो किसी भी देश को, उस देश में जो भाषा है उसको आप ऑफिशियल लैंग्वेज मात्र 40% बोलने पे कैसे बना सकते हैं? और आज के समय में जितना इंग्लिश का डिमांड है उसके अकॉर्डिंग तो हमको देखने से हमको नहीं लगता है कि हिंदी को कोई ऑफिशियल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज कोई बनाएगा. नेक्स्ट. विच स्टेट ऑफ इंडिया इंजॉय ए स्पेशल स्टेटस एंड हैज़ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन? ये क्वेश्चन पहले का है. आपके किताब में अगर अपडेट कर दिया होगा तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उसका स्वयं का संविधान और उसका अपना स्टेटस जो था वो था किसका? जम्मू और कश्मीर. ठीक है, जिसको हमारे मोदी जी ने बदल दिया, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी मुमकिन है. भूखमरी बढ़ जाएगा, कुछ भी मुमकिन है. पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, रसोई गैस का दाम बढ़ रहा है. खैर, उतना हम लोगों को डिस्कस नहीं करना है. विच ऑफ द फ्लोइंग सब्जेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन यूनियन लिस्ट? इनमें से कौन सा यूनियन लिस्ट में शामिल नहीं है? तो कौन सा? पुलिस, डिफेंस. नेक्स्ट. विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड इज नॉट अ पार्ट ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन.
Which level of government in India has the power to legislate on the residuary subject? यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या बोथ ए एंड बी? तो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट पे कानून बनाने का अधिकार अगर किसी के पास है तो वो है केंद्र सरकार के पास, मतलब यूनियन गवर्नमेंट, संघ। यूनियन का मतलब संघ सरकार, वहीं संघ मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। द सिस्टम ऑफ पंचायत राज इन्वॉल्व्स विलेज ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट लेवल, विलेज एंड स्टेट लेवल, विलेज डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल या विलेज स्टेट एंड यूनियन। पंचायती राज इन्वॉल्व होता है में किस किस में इन्वॉल्व होता है? तो सही जवाब आपका ऑप्शन ए, विलेज ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। नेक्स्ट, व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल and state government and given to local government, it is called। तो सही जवाब आपका ऑप्शन डी, डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन? इनमें से कौन कमिंग टुगेदर फेडरेशन का कंट्री है? इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए एंड श्रीलंका। तो आपको पता ही है यूएसए। नेक्स्ट, विच अमंग द फ्लोइंग इज हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का हेड कौन होता है? होम मिनिस्टर, सरपंच, गवर्नर या मेयर? तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का हेड जो है वो है मेयर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री हैज द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? किसके पास फेडरल सिस्टम है? मैंने बताया है, ये आगे पीछे कैसे हो जा रहा है। तो किसके पास है? ऑस्ट्रेलिया के पास। और इसी का जो सिस्टम है हम लोग इंडिया भी अपनाया है, फेडरलिज्म। नेक्स्ट, विच अमंग द फ्लोइंग इज कॉल्ड हेड ऑफ द स्टेट एट द स्टेट लेवल? मतलब स्टेट का हेड कौन होता है कुल मिला के यही बताइए। तो स्टेट का जो हेड है कौन है? चीफ मिनिस्टर। अरे यार, मुख्यमंत्री ही ना जिला राज्य को संभालता है, तो बस क्या दिमाग लगाना है इसमें। विच वन ऑफ द फ्लोइंग सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन द कंकरेंट लिस्ट? बैंकिंग, ट्रेड, पुलिस या एजुकेशन? कंकरेंट लिस्ट में कौन शामिल है? ठीक है, नोट नहीं इसमें लिखा है, तो है एजुकेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं समवर्ती सूची। नेक्स्ट, मैं हिंदी इसलिए नहीं बताता क्योंकि आप लोगों को हिंदी का कोई काम है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग गवर्नमेंट हैज 2 और मोर लेवल? किस सरकार में 2 और 2 से अधिक तंत्र होते हैं कानून बनाने के लिए या देश चलाने के लिए? मैंने बताया फेडरल सिस्टम में, वहीं फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, और कोई ऐसा आ जाए मुद्दा जिसपे केंद्र और सरकार दोनों कानून बना सकता है, तो 2 से ज़्यादा हो गया। नेक्स्ट, रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन एज? ग्रामीण क्षेत्र में जो गवर्नमेंट है, ठीक है, अर्बन, और दूसरा होता है रूरल एरिया। तो रूरल एरिया में गवर्नमेंट को किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो जवाब आपका पंचायती राज्य। ठीक है, ग्रामीण इलाका और शहरी इलाका। तो ग्रामीण वाले के पंचायती और शहरी के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर जाएंगे तो जिलाधिकारी है, और स्टेट लेवल पे जाएंगे तो मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट, इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एट लीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशन आर रिजर्व फॉर? 1/3 पॉपुलेशन किसके लिए रिजर्व है? उड़ा दो वुमेन के लिए। क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही था कि महिलाओं के लिए हमारे देश में 1/3 सीट रिजर्व रखा जाता है, विशेषकर म्यूनिसिपैलिटीज़ में एंड पंचायती राज्य व्यवस्था में। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, अगर कोई समस्या है तो कमेंट में बताइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट फॉल्स अंडर द कंकरेंट लिस्ट?
तो कॉन्करेंट लिस्ट में इनमें से कौन सा शामिल है? तो दोस्तों वो है मैरिज, शादी। ठीक है, शादी विवाह एवं अन्य शुभ अवसरों पर ऑर्डर लिया जाता है वाला शादी। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ 3 tier, ठीक है, सिस्टम ऑफ पंचायती राज। जो पंचायत का 3 लेवल है वो उनमें से कौन सा नहीं है? तो म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी अलग चीज़ है, जिसमें विलेज पंचायत आ जाएगा, ब्लॉक समिति ब्लॉक स्तर पे, और जिला परिषद। जिला परिषद मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन एज, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, ये डबल रिपीट हो गया है हमसे, पंचायती राज्य। नेक्स्ट, हु एडमिनिस्ट्रेट द होल डिस्ट्रिक्ट, पूरे जिले को कौन नियंत्रण करता है या पूरे जिले का मालिक कौन होता है? तो दोस्तों इसको बोलते हैं IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और वो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर। तो इसी के साथ हमारा 30 क्वेश्चन, और स्टार्टिंग में मैंने जो कंसेप्ट दिया है, थ्योरी दिया है, उसको मिला के लगभग 40+ क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बेल आइकन दबाने से आपको पता चल जाएगा कि कब वीडियो अपलोड हुआ। ओके, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए दोस्तों। गुड बाय, टेक केयर।